नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले साल ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आरोप लगाया था कि बीजेपी ने पूरे देश पे केरोसिन छिड़क दिया है। लेकिन क्या वही राहुल गांधी ब्रिटेन के कॉलोनियल मानसिकता वाले ब्रॉडकास्टर बीबीसी के भारत में केरोसिन छिड़कने को समझ नहीं पा रहे हैं? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2002 के दंगे के लिए जिम्मेदार बताने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के सवाल के जवाब में कहा कि सच हमेशा बाहर आता है। अरे भाई, सच तो कई बार बाहर आ चुका है। 2002 को लेकर सच तो बाहर आ ही चुका है। 2008 में बनी एसआईटी ने जांच कर 2002 के दंगे में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी है। क्लीन चिट के खिलाफ दायर याचिका को 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सवाल पब्लिक का आज ये है कि राहुल गांधी को भारत की सुप्रीम कोर्ट का दिखाया सच क्यों नहीं दिखता? यूपीए सरकार रहते मिली एसआईटी की क्लीन चिट का सच क्यों नहीं दिखता? क्यों किसी ब्रिटिश डिप्लोमेट की रिपोर्ट के आधार पर बनी डॉक्यूमेंट्री में सच नजर आता है? इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की इस डॉक्यूमेंट्री को सरकार ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके बैन किया है। इसके बावजूद हैदराबाद और केरल में इसे टेलीकास्ट किया गया। दिल्ली में जेएनयू छात्र संघ भी डॉक्यूमेंट्री को टेलीकास्ट करने की मांग कर रहा है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी जैसे कई नेताओं ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के पक्ष में बयानबाजी भी कर दी। क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2002 के दंगे को लेकर झूठ की प्रयोगशाला 2024 में भी आजमाने की तैयारी हो रही है? बीबीसी का झूठ बैन, क्या राहुल ओवैसी का छिना चैन? यही है आज सवाल पब्लिक का। मार्च 2010 की तारीख आपको याद होगी, मैं याद दिलाती हूं। उस दिन पहली बार भारत के किसी राज्य का कोई भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर किसी जांच एजेंसी के सामने सवालों का सीधा सामना करने के लिए पहुंचा था। नरेंद्र मोदी गांधीनगर में 2002 के दंगे की जांच कर रही एसआईटी के सामने पहुंचे थे। घंटों तक उनसे सवाल पूछे गए। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया था। केंद्र में सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इस सच को नहीं बताती। क्यों नहीं बताती? समझ रहे हैं ना? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 2012 में एसआईटी की क्लीन चिट और 2022 में उस पर भारत के सुप्रीम कोर्ट की मुहर को बस एक चलाऊ ढंग से बताकर उसी नैरेटिव को साबित करती दिखती है जिसे प्रमाणों के आधार पर जांच में झूठा पाया। Right? If you read Bhagavad Gita or you read the Upanishads, you will see in it it's written that the truth cannot be hidden. The truth always comes out. So you can ban, you can suppress the press, you can control the institutions, you can use CBI, ED, all this stuff. But the truth is the truth. Truth shines bright. 2002 के दंगे को लेकर मोदी ने कानूनी कार्रवाई के साथ साथ राजनीतिक जंग भी जीती है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री के बैन को मुद्दा बनाया जा रहा है। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर क्या कहा। तो मोदी सरकार ने उस बीबीसी के इंटरव्यू को अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के तहत इंडिया में, भारत में, यूट्यूब पर, ट्विटर पर इसको बैन लगा दिया। चलिए, अब हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री? नहीं थे, मोदी नहीं थे, कोई आया था मार्स से, सैटर्न से आया था, कोई प्लैनेट से आया होगा क्या? आप नहीं थे।
आके मार के चला गया। बिल्किस बानो का रेप आपकी सरकार नहीं थी, कोई और था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ऐसे समय में आई है जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई लकीर खींच रहा है। तो फिर चाहे वो भारत की इकोनॉमी की 5वीं पोजीशन हो या फिर G20 की प्रेसिडेंसी मिलना हो। शायद इसलिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी खारिज कर दिया और कहा कि हम किसी सम्मानित व्यक्ति के चरित्र चित्रण को सही मानते नहीं हैं, इस तरह चरित्र हनन। ब्रिटिश सांसद लॉर्ड रामा रेंजर ने भी बीबीसी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ये डॉक्यूमेंट्री लोकतंत्र और न्यायपालिका का अपमान करती है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने भी कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में वो ज्यादा जानकारी तो नहीं रखते, पर ये जरूर कहना चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री का कोई असर भारत और अमेरिकी रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। और ब्रिटिश के पार्लियामेंटेरियन ने करण बिलिमोरिया ने वहां की संसद में क्या कहा, जरूर सुनिए लॉर्ड करण बिलिमोरिया का ये। Narendra Modi, as a boy, sold tea at his father's tea stall at a railway station in Gujarat. Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. Today, India has a presidency of the G20. Today, India has a vision in the next 25 years to be the second largest economy in the world with a GDP of $32 billion. The Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. The UK must be the closest and trusted friend of partner of India in the decades ahead. तो आज सवाल पब्लिक का उठ रहा है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को बीबीसी का झूठ मंजूर लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट का सच नामंजूर है? सवाल नंबर 2, क्या 2024 के चुनाव के पहले फिर से गुजरात दंगों की स्क्रिप्ट पढ़ने की कोशिश हो रही है? सवाल नंबर 3, क्या प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने के लिए बीबीसी टूलकिट का एक हिस्सा बन चुका है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आइए इन सवालों के जवाब हम लेते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगी, अवनीचेश अवस्थी राजनीतिक विशेषज्ञ, कलीमुल हफीज AIMIM के लीडर, रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विशेषज्ञ। कलीमुल हफीज साहब से मेरा पहला सवाल। कलीमुल हफीज साहब, किसी को भी किसी भी जुर्म की एक सजा मिल सकती है, एक तहकीकात हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2002 से 2023 तक 21 सालों में कितनी परीक्षाएं दे चुके हैं, ये आप भी जानते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि हर चुनाव के पहले ये मुद्दा कैसे सामने आता है? ये कोइंसिडेंस है? कि जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तब तो वो बीबीसी की बड़ी तारीफ करते थे। वो कहते थे देखिए देश की सारी संस्थाओं पे, आकाशवाणी पे, दूरदर्शन पर देश की जनता को भरोसा नहीं है। देश की जनता जब बीबीसी से सुन लेती है तब वो मानती है कि ये बात प्रमाणिक है। आज उस बीबीसी को क्या हो गया? दूसरी बात, अगर वो सच्चे हैं तो इस डॉक्यूमेंट्री से या इंटरव्यू से क्यों डर रहे हैं? तीसरी बात, अदालत जो फैसला करती है वो प्रमाणों के आधार पर, सबूत के आधार पर करती है। जब वह डर की वजह से सबूत नहीं पेश हो पाए तो वह अदालत से बरी हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुजरात में दंगा नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि हजारों मुसलमानों का नरसंहार नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिस तरीके से वहां ढिलाई बढ़ती गई प्रशासनिक, वो सच नहीं है। सवाल अब यह है कि जब आप ब्रिटेन से सीखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम इससे सहमत नहीं हैं, तब भी सरकार का एक जो वहां का मीडिया संस्थान है वो डॉक्यूमेंट्री को दिखा रहा है। यही चीज हिंदुस्तान में होनी चाहिए
कि हो सकता है कि आप उससे सहमत ना हो, लेकिन आप मीडिया का गला दबाने का अधिकार आपको लोकतंत्र नहीं देता। कलीमुल आपको हफीज आजादी है साहब, अपनी बात कलीमुल कहने की। हफीज उसमें साहब, इंटरव्यू में आप दोनों कह चीजें रहे दिखाई हैं कि डर आप के दूसरे मारे को- 21 सालों में लोगों ने कोई गवाही नहीं दी कोर्ट में। अब सरकारें कई आई कई गई, कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, फिर भी लोग डरे रहे। एसआईटी का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया, फिर भी लोग डरे रहे। एसआईटी के गठन करने वाले लोग भी डरे रहे, उन्होंने भी सच नहीं कहा। यानी कि बीबीसी में वही मुद्दे दोहरा जाएं वो आपको सच लगेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एसआईटी की बात आपको गलत लगेगी। तो यही सवाल मैं पूछना चाहती हूँ राधिका खेड़ा जी। नमस्कार और सवाल पब्लिक का शो पर आपका स्वागत है राधिका खेड़ा जी। सवाल ये है कि 2002 में जो हुआ, उसके बाद 2007 में बड़ी कोशिश की कांग्रेस ने, मौत का सौदागर और तमाम चुनाव से पहले इस तरह की बातें कही गई, लेकिन 2007 का चुनाव जीता गया, 2012 का जीता गया, 2014 का जीता गया, 19 का जीता गया, 2024 का चुनाव अब सबके सर पर है। और हर चुनाव से पहले ये 2002 की कंट्रोवर्सी सामने आती है किसी न किसी टूल किट के थ्रू। राधिका खेड़ा जी, ये महज एक इत्तेफाक है या एक प्रयोगशाला है जहां पर हर बार इसे इस्तेमाल किया जाता है और जब इससे कुछ होता नहीं है तो फिर कहा जाता है ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं? कांग्रेस पार्टी किस पर ज्यादा भरोसा करती है, देश की सुप्रीम कोर्ट पर या बीबीसी पर? देखिए नाविका जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हैं। तो जब विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री होंगे जिनके एक फोन कॉल से यूक्रेन और रूस का युद्ध विराम हो जाएगा, तो उनकी चर्चा भी तो विश्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगी, उसी पटल पर होगी और सब व्यूज रखेंगे। किसी को कुछ व्यूज होंगे, किसी को कुछ व्यूज होंगे। हमारी लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है तो वहां पे भी सबको, और मीडिया तो मैं समझती हूँ हर जगह फ्री ही है। तो अगर उन्होंने कुछ बनाया है तो उससे डर किस बात का है? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है मोदी जी ने, और बिल्कुल सही है, इतने देश की जनता, जैसे आपने बताया, बार बार वो चुनाव जीत रहे हैं, तो एक फिल्म ये बने, एक डॉक्यूमेंट्री कहीं बने, उससे मोदी जी इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? और देखिए, ये बात तो सच है कि वहां पे मुख्यमंत्री मोदी जी ही थे जब ये हुआ। ये भी सच है, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई दंगों में मरता है तो दिल को दुख होता है, जैसे अगर मेरी गाड़ी के नीचे अगर कोई कुत्ते का बच्चा भी आ जाएगा तो मुझे दर्द होगा। उन्होंने दंगा पीड़ितों को कुत्तों के बच्चों से भी कंपेयर किया था। राधिका खेड़ा जी, माफी चाहूंगी, एक शायद आपकी याददाश्त को ताजा करा दूं। 1984 में भी दंगे हुए थे, यही दिल्ली में हुए थे, नाक के नीचे हुए थे सरकार के। तब भी कोई झुटला नहीं सकता कि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और उन 3-4 दिनों में कितने सिख मरे थे हम सब जानते हैं। तो उसका सच क्यों डराया करता है कांग्रेस पार्टी को? उस पर आज तक कोई सच बाहर नहीं आया। जगदीश टाइटलर आज भी आपके पोस्टर बॉय है, सज्जन कुमार जी आज भी आपके पोस्टर बॉय है। नाविका जी, मैं खुद ही इस बात पे आ रही थी जो आपने मुझसे सवाल कर लिया। देखिए, किसी भी सरकार के कार्यकाल में अगर कोई दंगा होता है तो वो बहुत ही निंदनीय और उसके लिए भी दुखद बात है। दंगा कभी भी हो, कहीं पे भी हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार चाहती होगी। लेकिन जैसा आपने ये बात कही, और इस बात के ऊपर, दंगों के ऊपर, ये बहुत दुखद घटना थी, पूरा देश हिल गया था और आज तक हिले रहे हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं हुई थी, बहुत बुरी चीज हुई थी। लेकिन उसके बाद भी कई चुनाव हैं। यही भारतीय जनता पार्टी जो इन दंगों पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बार बार कोशिश कर रही थी। जब दंगा होता है, कोई पीड़ित होता है, तो उसके जख्म पे मरहम लगाया जाएगा कि जख्म को खुरेदा जाएगा? इन्होंने हर बार, हर साल, कंटिन्यूसली हर चुनाव में इसको खुरेदा। नतीजा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी आज तक पंजाब पे शून्य। चलिए, मरहम की बात राधिका खेड़ा जी और भी करेंगे, क्योंकि मरहम की बात पर सवाल कांग्रेस से भी पूछा जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा में भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को टाइटलर जी के अलावा कोई नहीं मिलता और वो शायद मरहम की बड़ी सी डिब्बी हैं जो मरहम लेकर आते हैं सबके लिए। पर चलिए, ये सवाल किसी और दिन। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उन्हें कोई बिलीफ की प्रॉब्लम नहीं है, बैन पर एतराज है। बैन क्यों किया? क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट्री, अगर आप उसको सच नहीं मानते तो बैन करने की क्या जरूरत है? आप राधिका खेड़ा जी के सवाल का जवाब दीजिए।
देखिए, बैन करना एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित में हमारा दायित्व था, इसलिए हमने बैन किया। जैसे 1970 में जब बांग्लादेश के बारे में बीबीसी इसी तरह के दुष्प्रचार कर रही थी, तो बीबीसी पर पूरी तरह बैन कर दिए गए थे। यहाँ तो एक डॉक्यूमेंट्री बैन की है, हमने बीबीसी बैन नहीं किया है। और अगर कोई भी प्रोपेगेंडा वीडियो हो, उसको बैन करने का अधिकार एक राष्ट्र के रूप में हमारा है। भारत की सुप्रीम कोर्ट को, भारत की सारी व्यवस्था को अगर कलंकित करने का कोई कुत्सित कुकर्म करता होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का संप्रभु राष्ट्र के रूप में हमारा अधिकार है। हाँ, जो औपनिवेशिक काल में आज भी जी रहे हैं वो उस पर पीड़ा व्यक्त करेंगे। और उनकी स्थिति है कि देखिए, पाकिस्तान G20 की अध्यक्षता जिस तरह से भारत को मिली है, जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सशक्तम अर्थव्यवस्था के रूप में ये IMF कह रहा है, तमाम रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं, और दूसरी तरफ क्या है कि पाकिस्तान कटोरा लिए टहल रहा है। तो जो पाकिस्तान और पाकिस्तान पर शक्तियां हैं, उनको तो कुछ लगता है किसी तरह कलंकित करने का प्रयत्न किया जाए। तो बीबीसी में प्रो पाकिस्तान लॉबी बैठी हुई है, ये तो लोग भली भांति जानते हैं। पिछले लंबे समय से न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, वॉशिंगटन टाइम्स, ये इन संस्थानों में प्रो पाकिस्तान लॉबी, प्रो जो है इस्लामिस्ट लॉबी भी किस तरह के काम कर रही, लोग भली बात जानती है। नाविका जी, आप भी जानती हैं। अब उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के लिए तो पाकिस्तान चिंतित है, पाकिस्तान के पत्रकार चिंतित हैं, पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है मंचों पर उठाकर मुंह की खाने की स्थिति में है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति खड़ा होता है और उसको वहां के प्रधानमंत्री आदरणीय ऋषि सुनक जो है एकदम जबरदस्त उसको जो है रिबटल करते हैं, उसके मुंह पर जबरदस्त तमाचा मारते हैं। ऐसी स्थिति है, यही अमेरिकी प्रशासन कर रहा है। तो आज जो ये दुष्प्रचार करने वाली ब्रिगेड है, भारत विरोधी ब्रिगेड है, जो मोदी विरोध में उतर आई है। मोदी जी का विरोध तो बहाना है, मूलतः उनका भारत विरोध है कि भारत जो है किस तरह से विश्व की अर्थव्यवस्था का चमकता हुआ सितारा मोदी है। जी बहाना और है, जिसको 24 इन्होंने पर जो है निशाना है। यही सवाल मैं रवि श्रीवास्तव जी से पूछना चाहती हूँ। राधिका खेड़ा जी, मैं आपके पास आऊंगी। अभी दो पैनलिस्ट बोले नहीं है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, सवाल मेरा आपसे है, क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त जब भारत में एक एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस दिखाई है कोविड के अगेंस्ट, जो उन्होंने फाइट किया है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है, उनकी ग्रोथ जीडीपी की तमाम डेवलप्ड कंट्रीज से बेहतर दिख रही है, और इसके बीच में G20 की प्रेसिडेंसी है, और इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पेट में तो दर्द है। अब ये पेट में दर्द बाहरी ताकतों को होगा, ये तो मेरी समझ में आता है, लेकिन भारत के अंदर राजनीतिक दलों में इतनी बेचैनी ये किस बात की है? क्या आप भारत के हित की बात करेंगे या 21 साल पुराना राग फिर से अलापेंगे, और झूठा राग? देखिए नाविका, महाराष्ट्र के एक बड़े बीजेपी के नेता थे और वो प्रवक्ता भी थे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विष्णु के 12वें अवतार हैं। अब मुझे नहीं लगता कि मतलब भगवान के अवतार पर कैसे कोई आरोप लगा सकता है, और किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। जो जैक स्ट्रॉ, जो फॉरेन सेक्रेटरी था, जो डिप्लोमेट था, और जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पर इंक्वायरी की, और उसके बाद स्वपन दास गुप्ता और तमाम लोगों के इंटरव्यूज लिए, और एक पहला पार्ट उन्होंने रिलीज किया, और अभी दूसरा आज रिलीज होने वाला है इसका डॉक्यूमेंट्री का। तो मेरा यह कहना है कि बैन करके सरकार अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि सच छुपेगा नहीं, सच तो सामने आएगा ही आएगा। और सच भी अलग अलग होते हैं, एक बीबीसी का सच, एक मोदी जी का सच, और एक असली सच। अभी सच क्या है, और इसमें कहां से सुप्रीम कोर्ट का अपमान हो गया? भाई, अगर कोई अपराधी, आप सच के वर्जन बता रहे हैं, तो रवि श्रीवास्तव जी, सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्जन बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का वर्जन आपके हिसाब से कोई वर्जन नहीं है, उसका कोई मायने नहीं है? नहीं, देखिए,
कोर्ट सिर्फ नहीं, सबूतों पे सीधा चलता सवाल है, सीधा जवाब एक दीजिए, पैरेंट्स ने ये घुमाइए बात बोली फिराइए मत। कि सबूत अगर नहीं सामने होंगे तो सुप्रीम कोर्ट किसी को भी छोड़ देगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट किसी को भी छोड़ देगा। अवनीजेश अवस्थी जी, अवनीजेश अवस्थी जी, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, जैक स्ट्रॉ पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट और एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट ने गठित करी थी उस पर भरोसा नहीं है, पर बीबीसी पर भरोसा है। और हर चुनाव से पहले ये प्रयोग जो होता है ये इत्तेफाक महज लगता है आपको? नाविका जी, पहली बात तो ये कि रवि श्रीवास्तव और ओवैसी की पार्टी के जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं कजीमुल हाफिज जी, उन्होंने एक बात कही कि डर के मारे किसी ने गवाही नहीं दी। मुझे हैरत हो रही है कि जो आंख बंद करके और इतना तेज बोलते हैं कि गले की नसें उभर आती हैं कि ये मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी मोदी से नहीं डरता, किसी मोदी से नहीं डरता। आज ये कह रहे हैं कि वो डर के मारे, मोदी से डर के मारे किसी ने गवाही नहीं दी। एक भी व्यक्ति नहीं निकला ऐसा, एक भी गवाही नहीं निकली ऐसी। पहली बात। दूसरी बात, 84 के दंगों की बात हुई, 84 का दंगा नहीं था। भैया मैं बीच में नहीं बोलता। ओ झाड़ू वाले, एक मिनट अवस्थी जी, रवि श्रीवास्तव जी, डेमोक्रेटिकली डिबेट हो रही है, आप बोल चुके, अवनीजेश जी पहली बार बोल रहे हैं, सुन लीजिए, फिर टिप्पणी दीजिएगा, समय बहुत है, आप भी यहीं मैं भी यहीं। अवनीजेश अवस्थी जी अपनी बात समाप्त कीजिए। दूसरी बात आई 84 और 2002 की बात। 84 का दंगा नहीं था, वो नरसंहार था। पुलिस की गोली से एक व्यक्ति घायल तक नहीं हुआ, लाठी तक नहीं चली। जबकि 2002 में दोनों तरफ, दोनों कम्युनिटी, दोनों समुदायों के लोगों की पुलिस की गोली से बाकायदा मौत हुई है। दंगाइयों को उनके हिसाब से, वहां राज्य प्रशासन के हिसाब से जिस तरीके से नियंत्रण किया जा सकता था, किया गया था। दूसरी बात ये कि इन दोनों में बहुत फर्क करना जरूरी। तीसरी बात, बीबीसी पे आज भरोसा कौन कर रहा है? और बीबीसी पे भरोसा करना है तो आप एक बताइए कि मार्क टुली भी बीबीसी से जुड़े हुए थे ना, जो लिखते हैं कि पूरे विश्व में अगर कहीं भी सबसे ज्यादा खुशी से और शांति से अगर मुस्लिम रहता है तो वो भारतवर्ष में रहता है, वो भी बीबीसी है। ये तो रवि श्रीवास्तव पर है, ये उनकी राजनीतिक जो सोच है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, राजनीतिक पराभव की मानसिकता है, ये उसके कारण बीबीसी की उस रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं जिस रिपोर्ट को वहां के खुद के प्रधानमंत्री जो हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नकार देते हैं। तो ऐसी बात है नाविका जी, 10 सेकंड और लूंगा सिर्फ, ये सिर्फ आज नहीं है, ये कुछ लोग हैं ऐसे लोग जिनकी आदत बन गई है। भारत एशिया में भी थी, अब भारत में भी है। चलिए, तो जितने उसके सदस्य हैं उनको बार-बार अलग-अलग उन्हें प्रेसिडेंसी मिलेगी। दूसरी बात, नहीं कलीमुल हाफिज साहब, आपके हिसाब से भारत एक ऑर्डिनरी सा देश है, यहाँ पर किसी चीज के लिए हमें गर्व करने की जरूरत नहीं है। कल तक पड़ोसी देश में था, आज हमारा हो गया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? चलिए हम बैठकर भारत को नीचे खींचते हैं। आपका रवैया ऐसा होगा, लेकिन कम से कम नवभारत के दर्शक जो है वो ऐसा नहीं समझते। उनके लिए ये गर्व की बात है, उनके लिए ये गर्व की बात है। आपके पास बलून में हवा नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो गर्व महसूस कर रहे हैं कम से कम उनसे उनका गर्व मत छीनिए। सब्सटेंशियल इशू पर आते हैं, राधिका खेड़ा जी, सवाल ये है कि तीस्ता सीतलवाद, तमाम लोग, बी श्री कुमार, इन सब के बयान लिए गए, इन सब पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, एसआईटी ने बहुत साल में इन्वेस्टिगेशन किया, और ये सारा सुप्रीम कोर्ट के मद्देनजर हुआ उस वक्त भी जब आपकी सरकार थी। पूरा एपरेटस, अपॉइंटमेंट, सारा कुछ उसमें कांग्रेस का था। उस क्लीन चिट के बाद आज फिर कहना कि सच कभी ना कभी बाहर आता है, आपको नहीं लगता राधिका खेड़ा जी कि ये सच के वर्जन्स ढूंढे जा रहे हैं जबकि सच एक ही होता है? नाविका जी, 2-3 चीजें फटाफट कहती हूँ। एक तो सबसे पहले जब मैं उस वक्त भी कह रही थी, आपने गिनवाया कि बार बार मोदी जी जीत के आए, इसके बावजूद तो जनता ने जवाब दिया। उसी तरीके से पंजाब और दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बार बार दिल्ली के और जो सिखों के साथ दंगे हुए थे उसके बारे में बार बार घाव खुरेदने के लिए और राजनीति, अच्छी राजनीति करने के लिए जवाब दिया कि आज तक वो अपने पैर नहीं जमा पाया पंजाब में, और दिल्ली में कुछ इक्का दुक्की साल जो उनके मुख्यमंत्री रहे उसके बाद कभी भी इनको मुख्यमंत्री पद का कुर्सी तक नहीं मिली।
तो दिल्ली की और पंजाब की जनता ने भी इनको बहुत बार जवाब दिया कि आप राजनीति हमारे घावों पे मत कीजिए। सिखों ने जवाब दिया, आप हम पे हमारे जख्मों पे राजनीति करना बंद करिए। यही हम बार बार कहते हैं, डरा के जख्मों पे राजनीति मत करिए, मुद्दों पे तो राजनीति जख्मों की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। गुजरात में तो 27 साल से बीजेपी जीत रही है, तो जख्मों की राजनीति कौन कर रहा है प्रेम शुक्ला जी? पर नाविका जी, ये भी तो सच्चाई है ना कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया कोर्ट से, उसके बावजूद भी जो और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो भी आपने देखा होगा। उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो भी आपने देखा होगा। हालांकि मैं भी इसे सही नहीं मानती, लेकिन प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए जो राधिका खेड़ा जी कह रही। जी नहीं, उनका जो है कुतर्क यह है कि बीबीसी की जो बोगस डॉक्यूमेंट्री है, चूंकि वो भारत विरोधी है, चूंकि वो मोदी विरोधी है, चूंकि भारत के बारे में दुष्प्रचार वाली है और कांग्रेस को दुष्प्रचार में आनंद प्राप्त होता है, इसलिए उसको आप खुलकर जो है लोगों को दिखाने दीजिए। आप खुलकर कहिए ना कि भाई जो है कोई भी दुष्प्रचार हो वो भारत विरोधी होगा तो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। और पाकिस्तान की जिस तरह की बातें करेगा, भाई पाकिस्तान की तरफ से उस डॉक्यूमेंट्री को ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में पेश किए जाने का प्रयत्न किया जाता है और उसके सुर में सुर मिलाने का काम कांग्रेस करती है। और वो कांग्रेस आज से नहीं कर रही है, 2002 से कह रहे हैं, मौत के सौदा कह रहे हैं मोदी जी को अमेरिका का वीजा न मिले, कांग्रेस के सांसदों ने पत्र लिखा। आज तक जो है, और किसने किया था भाई? गोधरा में कांग्रेस का ही पार्षद था ना, और आईएसआई के लश्कर तोयबा के कहने पे उसने किया था और उसमें हाईकोर्ट तक कन्विक्ट हुआ, हाईकोर्ट तक पे उसकी अपील खारिज हुई और वो कन्विक्ट है, आज भी जेल की सजा काट रहा है। और कांग्रेस के पार्षद ने गोधरा में हिंदुओं के कोच में आग लगाकर 59 राम भक्तों की एक नृशंस हत्या की और वो हत्यारा कांग्रेस का था। नाविका जी, चलिए इन ये सत्य है कि नहीं? मैं राधिका खेड़ा जी आपके पास आ रही हूँ। पहले कलीमुल हाफिज साहब बहुत नाराज हो जाते हैं कि हमने उनको बीच में काट दिया, लेकिन राधिका खेड़ा जी आपको भी याद दिलाऊंगी। याद है ना 1975 का साल था जब आंधी फिल्म आई थी, याद है ना एक फिल्म आई थी किस्सा कुर्सी का। अब आप इतने लिबरल हो गए हैं कि आप चाहते हैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कभी ना बैन हो, तो याद करिए कांग्रेस का बैन पर तो एक लंबा इतिहास है। जब तक आप इस पर गौर फरमाएं, मैं कलीमुल साहब से पूछती हूँ। कलीमुल साहब, आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं। आपसे मैंने ये पूछा कि आप बार बार एक मुद्दे को उठाते हैं और उस मुद्दे का जवाब आ चुका है, इस पर आप अपना लॉजिक तो बताइए कि ये मुद्दा क्यों सबके सामने आना चाहिए। और बैन करने का इतिहास तो कांग्रेस का भी है, उनसे तो कभी सवाल नहीं उठाया आपने। देखिए मैडम, मैं नाराज इसलिए होता हूं कि जब आप हमें बुलाती हैं तो कम से कम एक पैनलिस्ट के बराबर तो टाइम दीजिए, और दूसरा हमें कुछ बोलने देंगी तो हम कुछ बोल पाते हैं। मैं जल्दी बात कहता हूं। उन्होंने मार्क टुली की बात की। मार्क टुली ने यह बात तब कही थी जब मोदी सरकार नहीं थी। मोदी सरकार के बाद तो इस देश में अल्पसंख्यकों का जीना रहना मुहाल हो गया है। एक युद्ध जैसी कंडीशन उनके सामने खड़ी कर दी है, और खुद आपके आरएसएस के सरसंघचालक भी कहते हैं कि आंतरिक युद्ध हो रहा है। अच्छा, अब तीसरी बात पे आता हूं। क्या हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बताएंगे कि जो बाकायदा सजाए याफ्ता एक आतंकवादी गॉडसे पे फिल्म बन रही है, क्या उसको भारतीय जनता पार्टी बैन करेगी? क्योंकि वो तो सजा भी है और उसने राष्ट्रपिता की हत्या की है। तो ये भी हमारा सवाल है कि जब, अच्छा दूसरी बात, ये जो डॉक्यूमेंट्री है, सच्ची बात ये है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा उन तमाम पीड़ितों को, और इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू कुछ और नए पीड़ित समझ में आए हैं, जो दाऊद मोहम्मद और दूसरे लोग हैं, उनको आज तक नहीं मिला इंसाफ। तो आखिर ये किसी ने तो कुछ किया था ना, तो कोई तो इसके लिए जिम्मेदार होगा। अगर हमारी न्याय व्यवस्था, चलिए तो फिर अग्निजेश अवस्थी जी इस बात पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए कि जैक स्ट्रॉ जो थे वो ऑफिस में थे, ब्रिटिश कैबिनेट में थे 1997 से 2010 तक। अब 2010 तक कम से कम 8 साल थे उनके पास बहुत से सच बताने के लिए, तब तो कोई सच नहीं बताया। अब 2023 में सच बताया जा रहा है, और उस सच से कम
इस देश के जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं वो बहुत इम्प्रेस्ड है, ये कैसे होता है? नाविका जी, ये पहली घटना है और न सिर्फ पहली बार हुई है। अभी पूरे 2023 में लगातार एमएनएसटी, आकाश पटेल, अरुंधति रॉय, ये सब, तीस्ता सितलवाड़, ये सब इकट्ठे होने वाले हैं और नए नए तरीके से अपना एक नैरेटिव इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करने वाले हैं, जो 2002 से लगातार कोशिश कर रहे हैं। हाफिज साहब, आप गुजरात को भारत का हिस्सा मानते हैं कि नहीं? जब मार्क ट्वेन ने 2002 से पहले लिखा था, 2002 के दंगों से पहले लिखा था या बाद में लिखा था? 2019 का है। एक बात बस सुन तो लीजिए ना, अब आप फिर उठ के चले जाएंगे। बात यह है कि आप फिर उठ के चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी बात है। अजरुद्दीन कहता है कि नहीं, अरे मुझे मालूम है ना, अजरुद्दीन और श्रीसंत दोनों देखे बीच में बोल रहे हैं ना, अजरुद्दीन और श्रीसंत दोनों मैच फिक्सिंग में पकड़े गए। श्रीसंत के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अजरुद्दीन के पास जवाब है कि चूंकि मैं अल्पसंख्यक हूं इसलिए मुझे फंसाया गया। ये अब इस देश में नैरेटिव ये नहीं चलने वाला। अब साहब, अभी कभी आप कहते हैं कि किसी से डरता नहीं हो, कभी कहते हैं डर के मारे बयान ने कोई गवाही नहीं दी। नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है, बिना किसी हिच, इफ एंड बट के मैं कह रहा हूं। आपने काली आंधी की बात की। मैं मजरू सुल्तानपुरी के आर्थर रोड जेल में 1.25 साल बंद होने से लेकर रेड सारी तक जितनी बैन हुई उन सबकी फिल्मों के नाम, किताबों के नाम और बाकी सारी चीजों के नाम ले सकता हूं, गिना सकता हूं। आपके ही शो में आनंद रंगनाथन बहुत बार गिना चुके हैं, वो मैं गिनाने वाला नहीं। पहली बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है कि ये जितना मर्जी कर लें, 2002 से लेकर आज तक लगातार कोशिश कर रहे हैं। राधिका जी ने कहा कि अगर लोग चुनाव जीतना ही एक होता तो हम भी चुनाव जीते थे। मैं आपकी बात को मानता हूं कि आप दिल्ली में भी चुनाव जीते और पंजाब में भी आपने सरकार बनाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप एक बात बताइए कि दिल्ली में क्या सिखों के नरसंहार में एक भी व्यक्ति मारा गया था क्या? मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ कि वहां पर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए इसलिए वो घटना नहीं हुई। वहां पर आप एक बात मानिए, 2002 के पश्चात कोई दंगा नहीं हुआ, एक बात। उसके पहले कोई महीना ऐसा नहीं बीतता था गुजरात में, कोई साल ऐसा नहीं बीतता था जब वहां पर कर्फ्यू ना लगता हो। 1969 में हुआ दंगा, गुजरात में होने वाला दंगा विश्व का सबसे लंबा दंगा था, जब पूरे साल भर कर्फ्यू लगा रहता। और इसी मुद्दे पर सवाल पब्लिक के आ रहे हैं। संजय मिश्रा का भदोही से सवाल है, 2002 से 2023 तक मोदी जी के ऊपर विपक्षियों द्वारा जितना कीचड़ उछाला गया उतनी तेजी से कमल खिला, फिर विपक्षी बार बार वही काम क्यों कर रहे हैं? राधिका खेड़ा जी मिश्रा जी का जवाब देंगे। नाविका जी, आपको याद होगा 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं मानती हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर, सबसे बड़े नेता, क्योंकि आज जो मलाई मोदी जी खा रहे हैं 2 से यहां तक लाने की पार्टी में उनका ही पूरा हाथ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था? राजधर्म याद दिलाया था मोदी जी को, याद है ना आपको? चलिए, हम पे आप सवाल उठा रही है कि हम ये बोलते हैं, तो इनके तो खुद अपने मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी से तो बड़ा कोई था ही नहीं आज तक भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने तक मोदी जी को राजधर्म याद दिलवाया था। वो अलग बात है, अडवाणी जी के प्रेशर में आके उस वक्त चीजें बदल गई थी। अब उसके बाद अडवाणी जी के साथ क्या हुआ वो भी बहुत ही कर्मा कह ले, क्या कह ले, लेकिन ये भी सच्चाई है। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, अगर डर नहीं है तो चलने दीजिए। और आपने आंधी पिक्चर की बात करी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी आपने, पर वो एक फीचर फिल्म थी और ये डॉक्यूमेंट्री है। फीचर फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। फीचर फिल्म में कैसी भी स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, कैसे भी लिबरल डॉक्यूमेंट्री में होना जरूरी है, फीचर फिल्म में बिल्कुल लिबरल होने की जरूरत नहीं है। तो गोडसे वाली फिल्म का तो सवाल आपका गलत निकला कलीमुल हाफिज साहब, वो सवाल आप पूछ नहीं सकते क्योंकि फीचर फिल्म बैन करने के लिए कांग्रेस भी इजाजत दे रही है। बाकी कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट जो है उसने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध सारे अपयश फैलाने के षड्यंत्र रचे और उन सारे जो इन्होंने कीचड़ फेंके, वो कीचड़ जितना, जैसे पूछा ना मिश्रा जी ने भदोही से कि जितना कीचड़ फेंकते गए कमल उतना खिलता चला गया। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म निभाना चाहिए और आपने निभाया। तो निभाना चाहिए पर रुक गए, निभाया ये भूल गए
क्योंकि इनको वो सूट नहीं करता था। ये पार्ट भी प्ले कर दीजिए। और 1984 के दंगों में आज दिन तक कमलनाथ के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की, पूछ लो तो कोई उत्तर नहीं है। सज्जन कुमार के विरुद्ध आपने कार्रवाई क्यों नहीं की थी, कोई उत्तर नहीं है। जगदीश टाइटलर के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की थी, कोई उत्तर नहीं है। और जबकि जो है यहाँ पर तो गोधरा कांड होता है और कांग्रेस का जो पार्षद है वो गोधरा कांड का मुख्य अभियुक्त है और वो लश्कर तोयबा के कारण करता है। तो कांग्रेस के लश्कर तोयबा के संबंध और लश्कर तोयबा को हाफिज सईद को जो है आदरार्थक शब्दों का प्रयोग करने वाले दिग्विजय सिंह, जब बिल्कुल पुलिस एक्स्ट्रा मांगी, पब्लिक के सवाल जल्दी आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। अजय कुमार वर्मा का रायपुर से सवाल है, बीबीसी भारत के अंदरूनी मामलों पर बोलने वाला होता कौन है? इस पर जवाब देंगे रवि श्रीवास्तव जी। बिल्कुल, क्यों नहीं। बीबी आज देश पूरे अंतरराष्ट्रीय पटल पर सबसे आगे खड़ा हुआ है, तो सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे और हम भी उनके मामलों में दखल देते हैं। भाई, आपका लीस्टर के अंदर जो कुछ हुआ तो आपने सवाल नहीं पूछे उनसे, आपने भी सवाल पूछे उनसे। और किसी देश में हमारे और भारतीयों पर किसी तरह का कोई अत्याचार होता हमने तो ऑस्ट्रेलिया से भी सवाल पूछे हैं, वहां भी एक 15 दिनों में 3 मंदिरों पर अटैक हुए हैं। भाई, वहां पे मंदिरों पे हमले हो रहे हैं तो हमने ऑस्ट्रेलिया से भी सवाल पूछे, तो इसमें क्या गलत है? बिल्कुल, उन्होंने जांच की थी और अच्छा। जो उन्होंने पाया अवनीजेश जी बीबीसी को पूछना चाहिए था सवाल और उन्होंने पूछा है, रवि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। पहली बात तो नाविका जी, लिस्टर शहर में क्या हुआ, वहां क्या दिखाया गया और वहां की क्या स्थिति थी, रवि श्रीवास्तव जी को मालूम नहीं है तो वो मालूम कर लें वहां के बारे में। बिल्कुल बड़ी साफ सी बात है, लिस्टर शहर में बीबीसी ने, एक सेकेंड रवि श्रीवास्तव जी, वहां एक सेकेंड देखिए नाविका जी, मैं कुछ बोलूंगा तो मैं अगर कुछ किसी और तरीके से रवि श्रीवास्तव जी 30 सेकंड के लिए आपका फेडर डाउन, आप बाद में जवाब दीजिएगा। अवनीजेश जी अपनी बात खत्म कर ले जी। अवनीजेश, मीडिया में ये दिखाया गया, बीबीसी और इंक्लूडिंग ऑल वर्ल्ड मीडिया में, कि वहां पर किस तरीके से हिंदू उग्रवादी, कट्टर हिंदूवादियों ने वहां पर मंदिर पर झंडा फहराया, जो बाद में सीसीटीवी कैमरे के आधार पर, उन नोटिस के आधार पर पूरी तरह झूठ निकला वहां पर। इसलिए आप बीबीसी की एक नहीं, आप जितनी कहें उतनी, इराक पर जो उसकी थी उसके माफी मांगनी पड़ी बीबीसी को। बीबीसी वो विश्वसनीय संस्था नहीं है, पहली बात। लेकिन उसके बावजूद एक बात मैं कहता हूं, एक छोटी सी बात और कहता हूं नाविका जी, कि मैं अभी भी ये मानता हूं कि लोग अभी भी देखेंगे इसको, बैन होने के बाद भी देखेंगे। भारत सरकार ने सिर्फ इसको अपने एक संप्रभु, जैसा कि प्रेम शुक्ला जी ने कहा, कि भारत सरकार को ऑफिशियली ये बताना था कि आप यहाँ के बारे में कोई झूठ नहीं दिखा सकते। लेकिन इस इंटरनेट के जमाने में वो फिर भी उपलब्ध होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बड़ी साफ सी बात है। चीन के बारे में बीबीसी ने क्या कहा, बांग्ला, मैं उन पश्चिमी जिसके बारे में कह रहे हैं, वर्ल्ड के बारे में, उस वर्ल्ड के बारे में बता दूं कि पाकिस्तान हंगर इंडेक्स में हमसे कई गुना ज्यादा आगे है, जो भूखों मर रहे हैं। रवि श्रीवास्तव जी, जिनके आंकड़े लेकर के आप आ जाते हैं सुबह। श्रीलंका हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से बहुत आगे है। उन आंकड़ों पर भरोसा करूं मैं, अपने देश पर भरोसा करूं। सवाल पब्लिक के और है। लखनऊ से हेमंत निगम का सवाल है, जो विपक्षी दल कश्मीर फाइल्स को बैन करने की मांग करते हैं, वही बीबीसी फिल्म के समर्थन में क्यों खड़े हो गए? एक सवाल यह है, और एक और सवाल आया है जो सीधा कलीमुल साहब से है, और कलीमुल साहब इस पर आपसे सवाल पूछा है राकेश कौशिक का करनाल से। बीबीसी ने अगर रजाकारों पर डॉक्यूमेंट्री बना दी, तब क्या ओवैसी जी ऐसे ही विवेचना करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सच से क्या भागना है? जो सच्चाई है सबको पता होनी चाहिए। सच से कायर लोग भागते हैं, कायर लोग उसको ये बात करते हैं कि बैन कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। बहादुर लोग तो मुकाबला करते हैं। अच्छा, बहादुर लोग कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। सुप्रीम कोर्ट का मुकाबला किया और वहां सबूतों के अभाव में छूट दिए गए, इसको भी करें जी। ये अकबरुद्दीन ओवैसी। अच्छा, दूसरी बात यह कि बीजेपी के एक एक्स एमपी स्वपन दास गुप्ता का उसमें इंटरव्यू है, एक यूथ के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर स्वदेश सिंह का उसमें इंटरव्यू है। क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी बीजेपी? के लिए पुलिस हटा ली जाए तो देखता हूं मैं क्या होगा इन 100 करोड़ का। ये सब जगह अवेलेबल है।
और आपके हिसाब से वो बाइज्जत बरी हो गए और आप सीना हाँ, तो तान तान अवस्थी के जी, कहते इसके हैं, वो अलावा कुछ बाइज्जत आपके बरी हो पास गए। है? आप कहते हैं इसको ना तो ये हमने बात। कोर्ट में फेस कर लिया। वो भी आपके डर की सांसद वजह प्रवेश से वर्मा, वो भी डर क्या की आपके वजह सांसद से प्रज्ञा अग्निजेश ठाकुर- अवस्थी जी किसी ने अदालतों में कुछ बोला नहीं डर की वजह से, इसीलिए उनको भी क्लीन चिट मिल गई। ये शायद कलीमुल हाफिज साहब का एक्सप्लेनेशन होगा। सवाल और है करण सहगल देहरादून से, हिमानी बसन जम्मू से। आइए सुनते हैं पब्लिक के ये वीडियो सवाल। राहुल गांधी जी सिर्फ इतना बता दें कि बीबीसी के सच को ही सच क्यों मान रहे हैं, जबकि उसका प्रोपेगेंडा तो सभी जानते हैं। अरे भाई ठीक है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री झूठी है, लेकिन बैन क्यों करना है? ऐसे तो सरकार खुद ही बीबीसी को लेजिटिमेसी दे रही है। पहले सवाल का जवाब राधिका खेड़ा जी आप, और दूसरा सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला जी से लूं। नाविका जी, इससे पहले एक सवाल पूछा गया था कि कश्मीर फाइल्स के ऊपर एक आपके दर्शक ने पूछा था, तो कश्मीर फाइल्स पे हमने क्यों कहा कि ठीक है आप पिक्चर बनाइए पर सच दिखाइए ना। आपने सच जो प्रोपेगेंडा के तहत दिखाया, पिक्चर बना दी, लेकिन कश्मीरी पंडितों के क्या हालात है आज आपके चैनल ने भी दिखाया, वो राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने बताया, वो वीडियो हमने हर जगह डाला है कि कश्मीरी पंडित जब आज राहुल गांधी जी से कश्मीर में मिलने गए तो उन्होंने क्या कहा कि ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, हमें मरने के लिए छोड़ देना चाहती है। और ये हम सब भी जानते हैं कि इतने साल हो गए, 1.5 साल से वो लोग हाथ जोड़ के बैठे हैं कि हम यहाँ काम नहीं करना चाहते, हमारी सिक्योरिटी को लेकर कुछ करिए। लेकिन क्या हो रहा है, सरकार ने उनको एक कमरे में एक बंद कर दिया और वहां से भी नहीं निकलने दिया। उसपे भी आपने डिबेट करी थी। कश्मीरी पंडितों के हालात पे क्या हुआ? आपने कहा 370 हटाएंगे, कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे। कितने कश्मीरी पंडित वापस जाए? तो सच्चाई दिखाइए कि ये सरकार विफल रही कश्मीरी पंडितों को उनका हक वापस दिलाने में। राधिका खेड़ा जी, बहुत सही है आपका सवाल कि 1.5 साल से शायद कश्मीरी पंडितों के लिए वहां सुरक्षा के जो इंतजाम है अभी भी उनमें खामियां हैं। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखती हूं, लेकिन जो 32 साल आपने उनके दर्द सुने ही नहीं, इस पर भी तो आप हामी भरिए। और वो जो 1990 में उनको निकाल दिया गया था, तब 30 साल तक आपका कलेजा नहीं पसीजा, आपको याद नहीं आई? आज भारत जोड़ो यात्रा में जब वहां पहुंचे तब आपको याद आई कश्मीरी पंडितों की? ये भी सवाल उठेगा, ये भी। और 1990 में जब ये इतिहास की स्टूडेंट आप भी हैं, इतिहास की स्टूडेंट मैं भी हूं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, बात आज इस बात की भी है कि क्यों आपने ये फिल्म बैन की। बैन करने से क्या लोग देखना बंद कर देंगे? क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है। पब्लिक ये भी सवाल पूछ। देखिए, एक बैन जो है हमारा संप्रभु अधिकार है। एक संप्रभु राष्ट्र के विरुद्ध अगर कोई दुष्प्रचार करे तो उसको प्रतिबंधित करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। और उस अधिकार के तहत अब वो वीडियो इंटरनेट अवेलेबल चीजें जो है, बहुत सारे देशों में जो है बहुत सारी प्रतिबंधित सामग्रियां हैं। वो मटेरियल जो प्रतिबंधित मटेरियल है इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन देश प्रतिबंधित करते हैं कि ये देश के हित में नहीं है, यहाँ की व्यवस्था के हित में नहीं है, और इसकी व्यवस्था को दुष्प्रचार करने का किसी को अधिकार नहीं दिया जा सकता। यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय की ने जो जिस सत्य को संस्थापित किया है, उस सत्य के इतर अगर आप कोई झूठ प्रचार कर रहे हैं और उसको अगर आप सत्य के रूप में बेचना चाहते हैं, तो ऐसे नफरत के दुकानदारों को हम बिल्कुल दुकान नहीं लगाने देंगे। बिल्कुल सही कहा। और राधिका खेड़ा जी, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में कहा था कि बीजेपी देश पर केरोसिन छिड़क रही है। कम से कम अपनी बातों पर ही विश्वास रख के केरोसिन का व्यापार विपक्षी पार्टियों द्वारा तो बंद होना चाहिए। नाविका जी, आज कश्मीरी पंडितों ने क्या कहा, राहुल जी ने क्या कहा? छोड़िए, हम कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं। कश्मीरी पंडितों ने क्या कहा कि हमारा जितना भी उत्थान हुआ, जो हमें सुविधाएं मिली, जो हमारा बचाव हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं वो वीडियो भेज दूंगी। दूसरी बात, मैं बार बार एक बात सुन रही हूँ कि हमारी देश का अपमान हो रहा है। चलिए, जी का अपमान देश का आपका अपमान नहीं है, सच और किसी का सच झूठ, ये दो पैमाने क्या चलेंगे? और क्या ये पब्लिक के आंखों में धूल झोंकने बराबर नहीं है? क्योंकि ये जो पब्लिक है, मैं हमेशा कहती हूँ, हर राजनीतिक दल को कहती हूँ कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक सब समझती है।
2002 के दंगे पर बीबीसी के फिल्म को सच का पैमाना कैसे माना जा सकता है? मुझे हैरानी होती है कि राहुल गांधी या असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता पीएम मोदी के विरोध के लिए उस मुद्दे को चुन रहे हैं जिस पर देश की जनता और देश की सबसे बड़ी कोर्ट आईना दिखा चुकी है। बार बार 2002 दंगे को लेकर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने से विपक्ष को चुनावी फायदे की संभावना नहीं दिखती है, लेकिन इसी बहाने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और भारत की छवि जरूर खराब करने का एक एजेंडा दिखता है। क्या ये एजेंडा देश के नाम पर सही है? ये सवाल हमें पूछना होगा। राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, लीडर आएंगे जाएंगे, लेकिन ये देश रहेगा। क्या देश के खिलाफ का एजेंडा चलना चाहिए? ये पब्लिक के सोचने की बात। आज सवाल पब्लिक का पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।